एपिसोड 286 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। इसलिए उन्होंने रिसेप्शन में कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तभी कुछ गार्ड्स अंदर, और ये सब हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वो लोग जल्दी आकर लोगों को दूर करने लगे। आप सब बाहर जाकर लड़िए, ये हॉस्पिटल का कैफेटेरिया है, आपका घर नहीं, एक गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे डील करे। यहाँ एक दो लोग तो नहीं थे जिन्हें वो समझा दे, यहाँ तो सब गुस्से में थे। थोड़ी देर में सब शांत हो गए। अब आगे देखिए, ये हॉस्पिटल है, आप सब यहाँ मारपीट नहीं कर सकते, दूसरे गार्ड ने भी समझाते हुए कहा। सबने दामिनी और यशराज को गुस्से से देखा, फिर यहाँ से आपने अपने टेबल पर चले गए। वहीं यशराज और दामिनी की हालत किसी भाकरी की तरह हो गई थी। दोनों की आंख नाक सब में अंडे का छिलका लगा हुआ था। यशराज ने दामिनी की हाथ पकड़ा और गुस्से से सबको घूरते हुए उसे वहां से कहकर बाहर की तरफ चला गया। दामिनी गुस्से से चिल्लाई, यश, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। देखो ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, आप कुछ कीजिए यश, वरना लोग हमें ऐसे ही बुरा भला कहते रहेंगे। क्या करूंगा मैं? हाँ क्या करूंगा, बोलो। तुम वहां उन सबसे बहस करने रुकी ही क्यों थी दामिनी? क्या तुम्हें पता नहीं इस वक्त सिचुएशन क्या है? यशराज थोड़े गुस्से में बोला। सभी हमें गालियां दे रहे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किस किस से बदला लेना चाहती हो? हाँ, वहां कितने लोग थे, तुम किस किस से बदला लोगी दामिनी? पहले हो प्रिया को बचाना चाहिए और अपनी एटुएशन को स्टेबल करना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी साइना के सामने सब कुछ सच बकने की? अगर तुम वहां सब कुछ सच नहीं बोल देती या साइना को मारने की बात ना करती और सुमिना को पागल कहकर उसे बुरा भला ना कहती तो इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता। बस लोग कुछ देर गुस्सा कर भूल जाते और ना ही साइना के पास हमारे खिलाफ कोई स्ट्रोक प्रूफ होता। यशराज की बात सुनकर दामिनी और भी भड़क गई और गुस्से से बोली, यश, क्या इन सब में भी तुम्हें मेरी गलती लग रही है? गलती उस घटिया लड़की की है, उसने ही जानबूझकर मुझे प्रोवोक किया ताकि मैं सच बता दूं और वो उस रिकॉर्डिंग को लेकर हम ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी लूट ले। तुम्हें उन माँ बेटी के पास जाना चाहिए बदला लेने के लिए और उस घटिया लड़की को बोलो कि वो मीडिया में स्टेटमेंट दे कि हमने उसे प्रॉपर्टी दे दिया है। उसकी बात सुनकर यशराज ने सिर पीट लिया। दामिनी, ये टाइम उससे कुछ भी कहने का सही टाइम नहीं है। तुम्हें बात समझनी चाहिए, अब घर चलो, इस हालत में हम प्रिया के पास नहीं जा सकते, यशराज ने कहा और नीचे बने बेसिन के पास उसे लेकर चला गया। दामिनी गुस्से में तो थी पर कुछ भी नहीं कह सकती थी। क्यों, यशराज ने इस वक्त जो भी कहा था वो सब बिल्कुल सच था। दोनों ने जल्दी से मुंह धोया और नीचे पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। जैसे ही दोनों कार में बैठने वाले थे, पार्किंग एरिया के पास मौजूद एक औरत दूसरी औरत से बोली, देखो तो क्या ये आज टीवी में दिखने वाले वो यशराज और उसकी मिस्ट्रेस की तरह नहीं दिख रहे हैं? हाँ शायद ये वही है, पर देखो कैसे भिखारी की तरह दिख रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यशराज और दामिनी ने जब उनकी बात सुना तो वो फिर से गुस्से और शर्मिंदगी से भर गए। दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। तभी उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ा थर्मोप्लास को उनके ऊपर फेंक दिया। पर अब तक दोनों ही कार के अंदर बैठ चुके थे, इसलिए थर्मोप्लास सीधा कार की ग्लास विंडो पर लगा और ग्लास विंडो पर क्रैक आ गया। ये देखकर यशराज ने जल्दी से कार स्टार्ट किया और कितनी जल्दी ही सके वहां से चला गया। वहीं दामिनी भी डर गई थी। आज दिन भर उसकी गालियां सुनने में ही बीत गया था और सबसे ज्यादा उसे जिस बात से नफरत थी वो थी सबके मुंह से खुद के लिए रखेल सुनना। उसकी माँ को भी लोग रखेल बोलते थे और उसे एक नाजायज औलाद, इसलिए उसे हमेशा इस रखेल शब्द और नाजायज शब्द से नफरत थी। पर थी तो वो दाश फैमिली की नाजायज बेटी, और जिस दिन ये सच सामने आया उसका धौंस, उसका नाम जो एक जायज बेटी का था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी फिल्मी करियर भी बर्बाद हो गई थी। फिर पैसों की चक्कर उसने यशराज को पटा लिया और उसे सुमिना से शादी करने दिया ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल सके। हुआ भी ऐसा ही, वो खुश थी कि उसकी बेटी एक अच्छी फैमिली में है और उसके खुद के पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो आगे चलकर उसकी और उसकी बेटी की होने वाली थी। फिर जब साइना 26 साल की हो जाती तो यशराज और वो मिलकर साइना को गायब कर देते और फिर सारा प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ना जाकर लीगली उसकी और उसकी की हो जाती। राजवंश बिल्ला इस वक्त सब हॉल में बैठे हुए थे और रुद्रांश रुद्रांशी के साथ खेल रहे थे। जैसे ही मोक्ष स्टडी रूम से नीचे आया उसे बच्चों की आवाज नीचे से आने लगी। उसने सिर हिला दिया, ये उसकी प्रिंसेस की आवाज थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, रुद्रांशी घुटनों के बल चलते हुए मोक्ष के पास जाने लगी। नीचे बहुत सारा खिलौना बिखरा हुआ था। रुद्रांशी उसे अवॉइड करते हुए अपने डैडी के पास चली गई। मोक्ष ने उसे गोद में उठा लिया तो वो हंसने लगी और मोक्ष की गाल पर किस करके उसकी शर्ट के बॉटम के साथ खेलने लगी। मोक्ष ने नोटिस किया था कि उसकी प्रिंसेस को उसकी शर्ट की बॉटम शायद पसंद है, इसलिए वो अब ज्यादातर घर में भी शर्ट पहन रहा था ताकि उसकी प्रिंसेस खेल सके। रुद्रांशी ने उसकी कई सारी शर्ट के बॉटन भी तोड़ दिया था। दक्ष हंसते हुए बोला, भाई सच बताना कि आपने प्रिंसेस पर कैसा जादू किया है? वो तो आपकी आहट से ही आपको पहचान जाती है। देखिए कैसे बिना मुड़े ही उसे पता चल गया था उसके डैडी आ रहे हैं।
उसकी बात सुनकर बाकी सबने भी हाँ ने सिर जा दिया। मोक्ष घमंड से सिर ऊपर करके बोला, वो मेरी प्रिंसेस है, वो मेरी आहट से मुझे कैसे नहीं पहचानेगी। उसकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया। दादाजी बोले, वो हमारी भी प्रिंसेस है, तुम्हारी अकेली नहीं है, इसलिए इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी भी बोले, हाँ देखना, जब वो बड़ी हो जाएगी तुमसे ज्यादा वो हमारे पास ही रहेगी, बस सपने देखते रहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मोक्ष ने सरकास्टिक वे में बोला और रुद्रांशी को लेकर ईशानी के पास बैठ गया। जैसे ही मोक्ष ईशानी के पास बैठा, रुद्र जो कल्पना जी को गोद में था, उसकी चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो कल्पना जी की गोद में हाथ पैर चलाने लगा। उसे जल्दी से अपनी मोम के पास जाना था, वरना क्या पता उसके डैडी उसकी मोम को उससे छीन ले। सबने रुद्रांश की हरकत को देखा तो उन्हें हंसी आ गई। कल्पना जी ने रुद्रांश को ईशानी की गोद में बैठा दिया। रुद्रांश मोक्ष को चैलेंजिंग नजरों से देख रहा था। मोक्ष ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरा, फिर उसकी चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसका बदला वो आज रात को रुद्र से जरूर लेगा। वो कल्पना जी की तरफ देखकर बोला, मोम आज रुद्र आपके साथ सोएगा, आप अपने पोते को अपने पास रखना, वो मेरे रूम में नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर कल्पना जी और बाकी सबको हंसी आ गई। उनका पोता भले ही छोटा सा था, पर अभी से वो अपनी मोम के लिए अपने डैडी के साथ कोल्ड वॉर कर रहा था। पर नहीं, आगे चलकर जब रुद्र बड़ा हो जाएगा तो अपने बाप के साथ कौन सा विश्वयुद्ध करेगा। रुद्र भी अपने डैड की बात को समझ गया और अपनी मोम से चिपक गया और मोक्ष को घूरते हुए अपने बच्चों जैसी आवाज निकालने लगा। सबको समझ आ रहा था कि मोक्ष की बात सुनकर रुद्र गुस्से में है, पर मोक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे हाँ बुझकर रुद्र को और गुस्सा दिलाने के लिए ईशानी की कंधे पर हाथ रख दिया। ईशानी दोनों बाप बेटे को इरिटेशन से देख रही थी। दोनों ही उसके लिए डे से जंग लड़ रहे थे। उसका बेटा पता नहीं क्यों उस पर नहीं गया, वो अपने डैडी पर ही गया था। वो धीरे से बोली, जैसा बाप वैसा बेटा। मोक्ष ने उसकी बात सुन लिया था। अब वो और भी गुस्से से रुद्र को घूरने लगा। वहीं रुद्र भी गुस्से से ही मोक्ष को देख रहा था। फिर मोक्ष की हाथ को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से नीचे झुककर मोक्ष की हाथ को अपने छोटे से मुंह में भर लिया और आपने दोनों छोटे छोटे दांत से मोक्ष की हाथ को बाइट करने लगा। ये देखकर सब हैरान थे। फिर पूरे लिविंग हॉल में हंसी की आवाज गूंज गई। दादी माँ बोली, देखो हमारा पर पोता अभी से अपने बाप को पनिशमेंट दे रहा है। बड़े होने के बाद ये अपने डैडी को अपनी मोम के पास शायद आने ही नहीं देगा। वहीं मोक्ष रुद्र को बिना किसी भाव के देख रहा था। उसकी बाइट करना मोक्ष को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। रुद्र डैडी को छोड़ो, ईशानी रुद्र को देख नाराजगी से बोली। उसका ये बेटा सच में एक्सपेक्शन है। उसकी हब्बी को दुनिया में उसकी और उसके बेटे के सिवा शायद कोई भी पनिशमेंट नहीं दे पाता। वहीं अपने भाई को अपनी डैडी को बाइट करते देख रुद्रांशी की आंखों में आंसू आ गए। वो रुद्र को धक्का देने लगी ताकि उसका भाई उसके डैड को बाइट ना करे। रुद्र ने अपना छोटा सा सिर उठाकर अपनी बहन को देखा, फिर मोक्ष की हाथ को छोड़ दिया। अब उसकी मोम और उसकी बहन अगर दोनों ही उससे नाराज हो गए तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने अपने डैडी की हाथ पर आपने बनाए दांत की छोटे निशान को देखा, फिर संतुष्ट होकर पीछे हट गया। रुद्रांशी ने जल्दी से मोक्ष की हाथ को अपने छोटे छोटे हाथ में पकड़ लिया और उस दांत के मार्क को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी हाथ को पप्पी देने लगी। ये देखकर मोक्ष की होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती है। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपनी बेटी को वो करने दिया जो वो कर रही थी। रुद्रांशी ने गुस्से से अपने भाई को घूरा, पर रुद्र को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने ईशानी की सीने पर सिर रख दिया, जैसे वो कितना थक गया हो। वहीं रुद्रांशी को अपने डैडी की इतनी केयर करते देख सब खुश थे और हैरान भी कि इतनी छोटी बच्ची अपने डैड की दर्द को समझ रही थी। डिनर टाइम तक सब हॉल में बैठकर बात करते रहे। फिर डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह मेहरा मैंशन में सब सौदामिनी और उनके फैमिली की आने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी और मोक्ष भी वहीं पर मौजूद थे। रायचंद फैमिली भी विला में आई हुई थी। सुहाना सबको काफी और स्नैक्स सर्व कर रही थी। ईशानी ने उसे देखा, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने सुहाना की हाथ को पकड़ लिया और उसकी नर्व्स चेक किया। वहीं सब कंफ्यूज थे कि ईशानी ने सुहाना की हाथ क्यों पकड़ा है। सुहाना खुद कंफ्यूज थी। समीर स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, क्या को प्रॉब्लम है। ईशानी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो समीर मायूस हो गया। वो इन 2 सालों से ईशानी को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी बहन उसे माफ कर दे, पर ईशानी उससे बात तक नहीं कर रही थी। फिर भी वो सुहाना और ईशानी की अच्छी बॉन्डिंग देखकर खुश थी। ईशानी ने सुहाना को कंसीव करने के लिए मेडिसिन भी प्रिपेयर करके दिया था। ईशानी सुहाना की तरफ देखकर शांत भाव से बोली, आप प्रेग्नेंट हो, आपको आराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। समीर की आंखों में भी आंसू आ गए। 7 महीने पहले उन्होंने टेस्ट किया था तो सुहाना प्रेग्नेंट थी, पर ईशानी की बच्चे की नामकरण से आने के 2 दिन बाद ही सुहाना की पैर गलती से सीढ़ियों से फिसल गया था, जिस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और उसकी ओवरीज पर भी बहुत प्रेशर पड़ा था।
इसलिए डॉक्टर ने कहा था सुहाना की कंसीव करने की बहुत कम चांसेज है, शायद ही वो कभी अब मां बन सकती थी। उस वक्त सब गम में डूब गए थे। सुहाना बुरी तरह से टूट गई थी और चुपचाप रहने लगी थी। वहीं समीर भी बहुत दर्द में था। वो सुहाना को संभाल रहा था पर दिल ही दिल में वो भी अपने बच्चे की जाने से तड़प रहा था। घर में 3 महीने तक सब दुख में थे, पर ईशानी ने ही सुहाना को होप दिया था कि ओवरीज फिर से ठीक हो सकती है। मां बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने सुहाना को मेडिसिन बना कर दिया था। धीरे धीरे सब उस दुख से उभर आए थे। अब ईशानी की मुंह से प्रेगनेंसी की बात सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई।